टीम सतयुग और विशाल गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा एक आइडिया अपने दिमाग में रखा, और रखा ही नहीं बल्कि उसके ऊपर सोचना शुरू किया, कंसल्टेशन शुरू किया, और अल्टीमेटली बुकलेट के रूप में आपके सामने पब्लिश हो गया। नाम भी बहुत अच्छा रखा है, सतयुग। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सतयुग कैसे आ सकता है, आज की डेट में तो कलयुग चल रहा है। तो सवाल यह है कि कलयुग भारत में क्यों चल रहा है? ये कलयुग दुबई में क्यों नहीं है? कलयुग कुवैत में क्यों नहीं है? कलयुग ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? कलयुग न्यूजीलैंड में क्यों नहीं है? कलयुग जर्मनी में क्यों नहीं है? कलयुग डेनमार्क में क्यों नहीं है? दुनिया के कम से कम 50 देशों में अपराध बहुत कम है, भ्रष्टाचार बहुत कम है, वहां लोग आराम से रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, गलत काम करने वाला जेल में रहता है, बाहर नहीं रहता। इसका मतलब वहां पे कलयुग नहीं है। तो कलयुग भारत में है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। जहां कानून अच्छा होता है वहां कलयुग नहीं होता है, वहां सतयुग होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सतयुग टीम, विशाल जी की टीम ने जो इतना अच्छा ड्राफ्ट बनाया है, सरकार इसको लागू कर दे, भारत के 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही वापस हो जाएंगे। तो जो पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो जाम खत्म हो जाएगा। न जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, न कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, न इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल इस कानून को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। इसका मतलब फ्री में भारत के 50% जो जुडिशरी का बर्डन अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट से करीब 3 किलोमीटर, दिल्ली हाई कोर्ट से भी लगभग 3 किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए। आशा करता हूं ये वीडियो हाई कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तक भी पहुंचेगा, और जो जज साहब इसको पढ़ना चाहेंगे उनको कॉपी पहुंचाना हमारा काम है। उन तक ये सतयुग की कॉपी मैं पहुंचा दूंगा। पार्लियामेंट तो मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। तो जो सांसद महोदय, जो मंत्री महोदय जो इसको पढ़ना चाहेंगे, इसके बारे में समझना चाहेंगे, उनके घर जाके उनको एक्सप्लेन करके आऊंगा कि ये कानून क्या कहता है और कैसे भारत की जुडिशियल सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा। भगवत गीता में 16वां अध्याय आप पढ़िए, तो वैसे कहने को तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, भारत के अंदर 10,000 से ज्यादा जातियां हैं, उपजातियां हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान केवल दो तरीके का होता है, एक देव, एक दूसरा असुर। मतलब इंसान की दो ही कैटेगरी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताया है। कुछ लोगों के अंदर देवत्व होता है, वो देवता होते हैं। कुछ लोगों के अंदर असुरत्व होता है, राक्षसीपन होता है, वो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। और भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा का कार्य क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं राजा का कार्य है धर्म की जय करना, अधर्म का नाश करना। आज की डेट में राजा राजवाड़ा तो नहीं है, आज की डेट में सरकार है। तो सरकार का क्या काम है? धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना। अधर्म का, यही भारत का संविधान भी कहता है। संविधान का प्रियम्बल खोल लीजिए, चाहे आर्टिकल 21 देख लीजिए, चाहे आर्टिकल 39 देख लीजिए, हर जगह जस्टिस की बात हो रही है। राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस, राइट टू जस्टिस। तो राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह नहीं कहा कितने दिन में देना, यह सरकारों को डिसाइड करना चाहिए था। मेरा यह मानना है कि जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए और जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ट्राइबल हो, गरीब से गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, तांगा चलाने वाला हो, उसका मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। उसको 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में घटिया कानून के कारण वो हो नहीं रहा। केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। पहले की तुलना में यह कानून अच्छा है। जो भारतीय न्याय संहिता है 1860 का जो इंडियन पिनल कोड था उससे अच्छा है। ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये पुराना जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उससे अच्छा है। ये भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 के एविडेंस एक्ट से अच्छा है। लेकिन क्या दुनिया का सर्वोत्तम है? तो मेरा जवाब है नहीं। क्या ये बेस्ट है? तो मेरा जवाब है नहीं। अच्छा है, बेटर है,
लेकिन बेस्ट नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब हम 150 साल के बाद, 164 साल के बाद कानून बना रहे थे, तो हमें बेस्ट पे जाना चाहिए था, बेटर पे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हम 164 साल के बाद कानून बदल रहे हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो कम से कम आस पड़ोस के 10 घर को देखते हैं और फिर उसमें से एक किसी घर के ड्राइंग रूम की नकल करते हैं, किसी घर के बेडरूम की नकल करते हैं, किसी घर की लिविंग रूम की नकल करते हैं, किसी के फ्रंट की नकल करते हैं। ऐसे करके अब कोशिश ये करते हैं कि हमारा घर सबसे अच्छा हो। ऐसे ये सरकार की भी ड्यूटी है, जब वो कोई भी कानून बना रहा है, सरकार कोई कानून बना रही है, तो पहले देख तो ले कि हमारे यहाँ हमसे बाकी जगह चल क्या रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है। अगर हम किसी समस्या को खत्म करने के लिए कानून बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि वो समस्या दुनिया में सबसे कम कहां है। उदाहरण के लिए, अगर हम नशे के खिलाफ, ड्रग को कंट्रोल करने के लिए कानून बना रहे हैं, तो हमें पहले यह सर्वे कर लेना चाहिए कि दुनिया में सबसे कम ड्रग स्मगलिंग कहां होती है। तो आपको पता चल जाएगा दुनिया में सबसे कम ड्रग स्मगलिंग सिंगापुर में होती है। तो सिंगापुर वाले कानून की कॉपी पेस्ट मार दीजिए, नकल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। कानून नकल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे कम घुसपैठ कहां होती है, घुसपैठिए सबसे कम कहां जाते हैं, तो देख लीजिए चीन में कोई अवैध रूप से घुसपैठ करता नहीं, नॉट ए सिंगल वन, तो चीन वाला कानून ले लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं दुनिया में सबसे कम घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी कहां है, तो आप डेनमार्क ले लीजिए, न्यूजीलैंड दे उठा कर देख लीजिए, तो वहां के कानून ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि सबसे कम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहां है, मानव तस्करी सबसे कम कहां होती है, तो आप सर्वे कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम होती है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला मानव तस्करी वाला कानून ले लीजिए। तो अल्टीमेटली जब कानून हम बनाते हैं तो हमें बेस्ट करना चाहिए। और ये नौकरशाह जो कानून बनाते हैं ना, ये जब अपना घर बनाते हैं तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। ये कानून बनाने वाले जो बाबू हैं ना, नौकरशाह, ड्राफ्ट तो वही लोग करते हैं। अपना घर बनाना होगा तो कम से कम 10 कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, 10 ठीक आर्किटेक्ट से बात करेंगे, कम से कम 10 लोगों का घर जाके देख के आएंगे और फिर अपना घर सबसे बढ़िया बनाएंगे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तो एसी के कमरे में बैठ के इधर का उधर, आगे का पीछे, पुरानी हेडिंग को नई हेडिंग, नई हेडिंग को पुरानी हेडिंग, पुरानी भाषा में थोड़ा इज एम आर थोड़ा जोड़ दिया, थोड़ा उसका ग्रामर ठीक कर दिया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर दिया। ऐसा करके मतलब कह सकते हैं कि नई बोतल और पुरानी शराब, ऐसा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली सबको अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये बाबुओं को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता किस लिए है? सर्वोत्तम कानून बनाने के लिए, घटिया कानून बनाने के लिए थोड़ी, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए थोड़ी। अरे सर्वोत्तम के लिए जो काम करो सर्वोत्तम करो। और हम हमारे यहां करते हैं, वैज्ञानिक सर्वोत्तम काम करते हैं। इसरो वालों ने मिसाइल बनाई, 108 मिसाइल एक साथ बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अग्नि मिसाइल बनाई 7,500 किलोमीटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो जैसे वैज्ञानिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करते हैं, सर्वोत्तम काम करते हैं, सर्वोत्तम मिसाइल, सर्वोत्तम सैटेलाइट, हर चीज, ऐसे कानून भी अपना सर्वोत्तम होना चाहिए। क्योंकि भारत में कानून का राज है और कानून अच्छा होगा तभी राज अच्छा होगा। कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। ऐसे शासक बदलने से भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार अपराध खत्म होता है कानून बदलने से। कानून अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया चलता रहेगा। विशाल जी कई देशों में काम कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर चुके हैं, अमेरिका में भी काम कर चुके हैं। देखने में ये आपको 25 साल के लग रहे हैं, वैसे 25 साल है नहीं, ये असली उम्र मैं भी नहीं बताऊंगा। काफी इनकी उम्र हो चुकी है, 25 साल का तो इनको अनुभव है। अब आप सोच सकते हैं इनकी उम्र कितनी होगी। हमारे देश में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं कि मैं कुछ ऐसे ट्विटर के ट्रेंड बताता हूं जो बहुत, जिसपे 2-2, 3-3 लाख ट्वीट हुए, या कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जिसमें पूरे देश में उबाल आया। जैसे राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम यहीं दिल्ली में, डॉक्टर नारंग दिल्ली में, रतनलाल इंस्पेक्टर थे, दिल्ली दंगों में मारे गए थे, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे। जब ये वो घटनाएं मैं बता रहा हूं कि जिनकी बहुत विभत्स तरीके से हत्या हुई थी, गला काट के टुकड़े टुकड़े करके हुई थी, और पूरे देश में उबाल आया था, टीवी में डिबेट हुई थी, और जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये खूब ट्रेंड भी हुआ था।
लेकिन इनके परिवार को जस्टिस आज तक मिला नहीं। क्यों? क्योंकि कानून हमारा घटिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जो हमारी बेटियां या तो फ्रिज में मिली और या तो सूटकेस के अंदर मिली। नाम है उर्वी वैष्णव, मानसी दीक्षित, रूबी कुमारी, ममता देवी, रूबिता पहाड़ी, अंजलि आर्या, ममता बिष्ट, निधि पासवान, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, बीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता। ये सारी वो बेटियां हैं जो या तो फ्रिज में पाई गई 15 टुकड़े 20 टुकड़े के बाद, और या तो अटैची में पाई गई। इनके परिवार को भी आज तक न्याय नहीं मिला। मैं वो घटनाएं बता रहा हूं जिसपे नेशनल लेवल पे डिबेट हुई है, खूब चर्चा हुई है, खूब वीडियो वायरल हुए हैं, और वीडियो वायरल के बाद नेताओं ने इनके घर जाके आवागमन भी किया है, वहां पे अपना खूब फोटो भी खिंचवाई गई उनके परिवार के साथ, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चाहे आप अगर आपको लेटेस्ट याद होगा तो कन्हैया लाल की याद होगी, उदयपुर वाले की, सरतन से जुदा हुआ था। उमेश कोल्हे की आपको याद होगा। ऐसे रोज होती रहती है। या दिल्ली में हुआ था वो जो 55 टुकड़े हुए थे, क्या नाम था उसका, श्रद्धा वालकर। ठीक है, तो अगले 10-15 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये या भारत को आप उठा के देख लीजिए, 800 जिले हैं, 6000 तहसीलें हैं। 6000 तहसीलों में कोई एक तहसील बता दीजिए जहां घूसखोरी, कमीशन खोरी नहीं होती हो, दलाली नहीं होती हो, कटमनी नहीं होती हो, तोलाबाजी नहीं होती। 800 जिलों में से कोई एक जिला बता दीजिए जहां पे मिलावटखोरी हो रही हो, नशा तस्करी न हो रही हो, मानव तस्करी न होती हो, हथियार तस्करी न होती हो, हवालाबाजी न होती हो, कबूतरगाजी न होती हो। आप भारत का कोई एक राज्य बता दीजिए जहां अलगाववाद, कट्टरवाद फल फूल नहीं रहा, जहां बढ़ नहीं रहा है। सवाल यह है कि जो समस्या भारत में है वो बाहर क्यों नहीं है? बाकी तो छोड़िए, इस देश में कानून इतना घटिया है कि प्रधानमंत्री का भी फर्जी वीडियो वायरल हो जाता है। इस देश का कानून इतना घटिया है, लोगों को खौफ नहीं है कि गृह मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल हो जाता है। इस चुनाव के पहले 25 फर्जी वीडियो वायरल हुए, उसकी मैं एक आपको लिस्ट बताता हूं। अमित शाह जी का आरक्षण के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल हुआ, अरुण गोविल का दलित के घर खाना न खाने का फर्जी वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी नेताओं का SC ST को पीटने का फर्जी वीडियो वायरल हुआ, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी का संविधान खत्म करने और मनुस्मृति लागू करने का फर्जी वीडियो वायरल हुआ, किरोड़ीलाल मीणा जी का वीडियो वायरल हुआ कि 400 पार हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अखिलेश यादव जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ कि वो मंदिर में गए हैं तो मंदिर धोया जा रहा है। भागवत जी का फर्जी वीडियो वायरल हुआ। मराठा समुदाय के खिलाफ एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ। ठाकुरों को गाली देने का फर्जी वीडियो वायरल हुआ। ब्राह्मणों को योगी जी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, ऐसा एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ। सिखों को, प्रधानमंत्री सिखों का अपमान कर रहे हैं, ऐसा एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ। ऐसे करके 25 फर्जी वीडियो मार्च से जून के बीच में वायरल हुए हैं, जिसमें गृह मंत्री का फर्जी वीडियो है, प्रधानमंत्री का फर्जी वीडियो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फर्जी वीडियो है। अभी जजों का पता नहीं, हमें तो दिखा नहीं, लेकिन हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के फर्जी वीडियो वायरल हुए। अच्छा, आपने सुना ये जितने फर्जी वीडियो वायरल किए, किसी को सजा हुई क्या? किसी को कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमारे देश में शिकायत तो हो जाती है, मुकदमा भी हो जाए, FIR भी हो जाती है, जांच भी हो जाती है, ये सब होता है, ये हमें सुनाई भी पड़ता है। किसी को सजा मिलती है क्या? थूकने का, पेशाब करने का, लैट्रिन करने का खाने में फर्जी वीडियो आता है, FIR हो जाता है, जांच हो जाती है। किसी थूकने पेशाब करने वाले को आपने सुना क्या किसी को सजा हुई हो 10-20 साल की? नहीं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, तेलगी स्कैम 25,000 करोड़, सत्यम स्कैम 25,000 करोड़, IPS स्कैम, बोफोर्स स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, हसन अली स्कैम, सहारा स्कैम, चौकसी स्कैम, चारा घोटाला, खाद घोटाला, यूरिया घोटाला, दाल घोटाला, अगस्ता घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, PNB घोटाला, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, किताब घोटाला, पेन घोटाला, घोटाला ही घोटाला। आज तक किसी को सजा हुई क्या? किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुई क्या? नहीं। उसका बहुत मूल कारण है कि हमारा कानून घटिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। दुनिया के जिन देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है, वहां पे सतयुग है,
और भारत में चूंकि झूठ बोलना पाप तो है लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए भारत में कलयुग है। भारत में श्री राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान महावीर ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, शंकराचार्य जी ने जन्म लिया, विवेकानंद जी ने जन्म, ऐसे एक से बढ़कर एक पुण्य आत्मा महापुरुष जन्म लिए। लेकिन भारत में भ्रष्टाचार अपराध चरम पे है। दुबई में, अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में न किसी महापुरुष ने जन्म लिया, न वहाँ कोई इतना विद्वान पैदा हुआ। इसके बाद भी वहाँ पे सतयुग चल रहा है और भारत में भी सतयुग आ सकता है, सतयुग लाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भारतीय नागरिक संहिता देख रहा था। भारतीय नागरिक संहिता का चैप्टर 9 इलेक्शन से रिलेटेड इसमें अपराध हैं कि मतलब अगर आप फर्जी एफिडेविट दे देते हैं या फर्जी आप जो है इलेक्शन में आप ब्राइबरी करते हैं, इलेक्शन में आप अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, इलेक्शन में आप पर्सोनेशन करते हैं, इलेक्शन में आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, फर्जी भाषण, फर्जी वादे, खटाखट इस टाइप का, ठीक है, इलीगल पेमेंट करते हैं, अपना इलेक्शन का अकाउंट ठीक से नहीं मेंटेन करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 1 साल की सजा होगी, मैक्सिमम, और या जुर्माना होगा। जुर्माना कितना होगा वो इसमें लिखा नहीं है, तो इसका मतलब जज साहब चाहें तो 1000 रुपए का जुर्माना लगा के आपको फ्री कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है 1 ईयर इंप्रिजनमेंट प्लस, ऐसा नहीं है, आइदर आ रहे कि या तो मैक्सिमम 1 साल की सजा या जुर्माना, और जुर्माना कितना वो भी नहीं लिखा है। तो जज साहब की इच्छा वो 500 रुपए जुर्माना लगा दे या 1000 रुपए लगा दे, जितना भी लगाना चाहे लगा दे। और दुख की बात यह है कि जो पुराना वाला आईपीसी था उसमें भी इतना ही सजा थी और इतना ही अपराध था, जो 1860 वाले में भी इतना ही था, और ये 2023 में जो बन के आया चैप्टर 9 जो ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन है। चैप्टर 10 है नकली नोट बनाने से संबंधित, नकली सिक्का बनाने से संबंधित, नकली स्टैम्प बनाने से संबंधित। इसमें भी किसी को 5 साल की सजा नहीं है, किसी के ऊपर 10-20 लाख का जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, न तो नकली नोट छापना नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल सीरियस ऑफेंस है। तो हो क्या रहा है, अपराध चल रहा है। चैप्टर 14 झूठी गवाही, ये सतयुग एक्ट में कवर भी हुआ है। चैप्टर 14 में आप झूठी गवाही दीजिए, एविडेंस को फैब्रिकेट कर दीजिए, तोड़ मरोड़ लीजिए, गवाह जो गवाही देता है उसको धमकी दे दीजिए, ठीक है, फॉल्स सिग्नेचर बना लीजिए गवाह का, कुछ भी कर लीजिए, फॉल्स पर्सोनेशन कर लीजिए, फ्रॉडलेंट रिमूवल कर लीजिए। ये भी न तो नॉन बेलेबल है, न नॉन कंपाउंडेबल है, न सीरियस ऑफेंस है। तो इसलिए झूठी गवाही, झूठा मुकदमा भी चल रहा है। आपका चैप्टर 15 संबंधित है नकली दवा बेचने, मिलावट करने, दूध घी में मिलावट करना, नकली दवाई बेचना, ऐसे काम करना जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। हवा में कोई जहरीला सामान छोड़ देना कि हवा में जहर फैल जाए, या अश्लीलता फैलाना, अश्लील किताब छापना, ये सब चैप्टर 15 है। दुर्भाग्यवश ये भी न तो नॉन बेलेबल है, न नॉन कंपाउंडेबल है, और न तो सीरियस ऑफेंस है। चैप्टर 16 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ये पुराने वाले में भी था, पुराने वाले में चैप्टर 15 था, आपकी बार ये चैप्टर 16 है नए वाले में। और ताजुब है, धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है, लेकिन धर्मांतरण कराना अपराध नहीं है। मतलब किसी के बारे में कुछ कह देना तो क्राइम है, लेकिन उसको झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के, उसको ब्रेन वॉश करके, उसको किसी और लालच दे के, उसको चंगाई सभा में बुला के उसको कह देना कि भैया नपुंसकता ठीक हो जाएगी, बाजपन ठीक हो जाएगा, गरीबी ठीक हो जाएगी, फलाना ठीक हो जाएगा, ऐसा झूठ बोल के उसको कन्वर्ट कर देना, यह अपराध नहीं है। धार्मिक भावना आहत करना अपराध है। ये सेम लैंग्वेज है जो 1860 वाले इंडियन पिनल कोड में था, बस इतना अंतर है, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन पहले चैप्टर 15 था, अभी चैप्टर 16 हो गया। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें है कि चोरी, धोखाधड़ी, चेन स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, इसमें भी 10-20 लाख का
न तो प्रावधान है कि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और न तो उसके ऊपर है। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले सतयुग एक्ट में जो सजेस्ट किया है, परजरी को हमें एक सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिन देशों में सतयुग है वहां पे एक बड़ी अच्छी डॉक्ट्रिन है। वहां यह सिद्धांत है कि अपराध दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैसे के लिए किया गया अपराध, एक होता है सामान्य अपराध। भाई चोरी किस लिए करते हैं? पैसा के लिए। डकैती पैसा के लिए। एक्सटॉर्शन पैसे के लिए, ठीक है। चेन स्नैचिंग पैसे के लिए। घूसखोरी जमाखोरी तो पैसे के लिए, कमीशन। उनका यह कहना है कि जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है यह प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड नहीं होता कि एकाएक जा रहे थे और मन किया चलो घूस ले लें। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जा रहे थे एकाएक हमने जो है वो दूध में मिलावट कर दिया। नहीं, प्लान करके होता है, सोच समझ के होता है। जो प्लान्ड क्राइम होता है उसमें कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। मेरा भी मानना है आज के जमाने में। अगर हम 21वीं सदी में कानून बना रहे हैं तो कानून का जब तक खौफ नहीं होगा ना, भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत, भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत। तो जब तक भय बिन होय न प्रीत का सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत नहीं अपनाया जाएगा, तब तक भारत में अपराध कम नहीं होगा, जब तक झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक झूठा एफआईआर दर्ज कराने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, झूठी गवाही देने पे गंभीर दंड का प्रावधान नहीं होगा, पुलिस के द्वारा झूठी जांच करने पे गंभीर अपराध नहीं होगा, जब तक झूठी वसीयत बनवाने को गंभीर अपराध डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, झूठे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध नहीं होगा, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं परजरी। जब तक परजरी गंभीर अपराध नहीं होगा तब तक मुकदमों की संख्या कम नहीं होगी। मुकदमा इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां पे कुछ भी झूठ कर देना गंभीर अपराध नहीं है। मुकदमा इसलिए यहां चलता है क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं है। आप फर्जी आधार बनवा लीजिए, आप फर्जी राशन कार्ड बनवा लीजिए, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फर्जी वोटर आईडी बनवा लीजिए, फर्जी मार्कशीट बनवा लीजिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, फर्जी जो है अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फर्जी। ये इसमें कुछ भी नॉन बेलेबल नहीं है, कुछ भी नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, कुछ भी सीरियस ऑफेंस नहीं है। और नतीजा आजकल आप पेपर में देख रहे होंगे, एक पूजा नाम की महिला जो आईएएस बन गई है, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बनवा के और फर्जी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के वो बिल्कुल फिट है और विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिया। क्यों? क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना भी गंभीर अपराध नहीं है और विकलांग सर्टिफिकेट बनाना भी गंभीर अपराध नहीं, तो उसने बनवा लिया, देखो आईएएस हो गई हो। और अभी तो बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस बने हुए हैं, वो कलेक्टर के बेटे थे। अभी एक ट्विटर हैंडल है खुरपेच, हाँ खुरपेच, आप लोग देखिएगा, खुरपेच एक ट्विटर हैंडल है, मैं उसको देख रहा था। उसने कम से कम 100 आईएएस ऑफिसर को एक्सपोज किया है। इस पर गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए। एक खुरपेच के नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने 100 आईएएस की लिस्ट डाला है, जिसमें किसी ने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाया, किसने फर्जी इनकम का सर्टिफिकेट बनवाया और किसने फर्जी फिटनेस का सर्टिफिकेट बनाया। कोई उसमें दलित हो चुका है, कोई उसमें गरीब बन गया है और कोई उसमें विकलांग बन गया, और सारे कलेक्टर हो चुके। जांच केवल पूजा की हो रही है, मेरा मानना है जांच सबकी होनी चाहिए। और लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि न बनाना गंभीर अपराध है न बनवाना गंभीर अपराध है। इसी तरीके से आपका भारत में इतनी चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी क्यों होती है कि न चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी गंभीर अपराध है न उनकी मदद करना गंभीर अपराध है। इसलिए मेरा ही मानना है चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, फॉल्सिफिकेशन और परजरी, इसको सरकार को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी पे कम से कम 5 साल की सजा होनी, मिनिमम 5 इयर्स। उसको आजीवन कारावास करें और अच्छा है। मिनिमम 5 लाख रुपए का कम से कम जुर्माना होना चाहिए। उसको 5 करोड़ तक ले जाए बहुत अच्छा है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से, हाई कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भरा हुआ है फर्जी केसेस से। और कारण क्या है? क्योंकि न तो फर्जी आधार बनाना बहुत गंभीर अपराध है, न फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है। सरकार को एक काम और भी करना चाहिए, जहां पे जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना चाहिए। उदाहरण के लिए जहां पे अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है ना, वो प्रेगनेंसी का टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, हाँ, वहां देखिए जहां जहां अल्ट्रासाउंड होता है एक प्लेट लगी रहती है कि यहां पे लिंग जांच कराना गंभीर अपराध है। हालांकि उसमें सजा नहीं लिखी होती, कायदे सजा लिखना चाहिए। मेरा यह मानना है भारत में जितने कॉमन सर्विस सेंटर हैं जहां आधार बनता है वहां एक बड़ा सा बोर्ड होना चाहिए, फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 से 10 साल सजा होगी और 5 लाख रुपए से 5 करोड़ तक जुर्माना होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में फर्जी आधार बंद हो जाएगा। जहां आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, वहां बड़े बोर्ड में लिखना चाहिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 से 10 साल सजा होगी, नॉन बेलेबल, जमानत भी नहीं मिलेगी, गैर जमानती अपराध है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं बर्थ सर्टिफिकेट रुकेगा। जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है आरटीओ ऑफिस में लिखना चाहिए फर्जी आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे सजा होगी, 5 से 10 साल सजा हो, कम से कम 5 लाख रुपए से कम 1 करोड़ तक की जुर्माना, यह प्रावधान होना चाहिए। और ये कानून नहीं बन रहा है। हम तो एक विशाल जी अभी ये देख रहे हैं कि मुकदमों की संख्या बढ़ी है, लेकिन घटिया कानून के कारण, परजरी को सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर न करने के कारण भारत की राष्ट्र की सुरक्षा बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। मेरी एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था, तब कहा था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं, 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे। मैंने एफिडेविट पे राज्यवार इसका आंकड़ा दिया था। अब तो उनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। जानते हैं घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2000 में आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बना दलाल को पकड़ते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट बना दलाल को पकड़ते हैं 2 से 3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट बन गया दलाल को पकड़ते हैं 2 से 3 हजार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 4 डॉक्यूमेंट बन गया दलाल को पकड़ते हैं आरटीओ ऑफिस का ड्राइविंग लाइसेंस, 5 डॉक्यूमेंट बन गया किसी वोट जीवी नेता को पकड़ते हैं, कहते मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, वो जुड़वा देगा। जिसको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, उसके लिए तो 10-10 वोट पर्याप्त हो, 10 वोट भी बहुत होती, 20 वोट भी बहुत होती, वहां हार जीत इतने से ही होती है, वो सीधे बनवा देता है। तो ये जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो घुसपैठ रोकने के लिए आपको सतयुग एक्ट को लागू करना होगा। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ सबसे बड़ा देशद्रोह है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है। और वो सब चल क्यों रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को सब कुछ मिल रहा है। अभी हमारे मित्र शर्मा जी दिखा रहे थे, अभी रायबरेली में 20,000 फर्जी आधार जन्म प्रमाण पत्र बने, 20,000, और जनसंख्या उस गांव की 20,000 है। उस गांव की जनसंख्या 20,000 है और 20,000 फर्जी अलग से बर्थ सर्टिफिकेट बन गए। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की एक घटना आई है कि बॉर्डर पे 20,000 फर्जी आधार बन गए। वो राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि आप इसकी सीबीआई जांच करो। मेरा यह मानना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब व्यक्ति अंदर आ गया फिर उसको ढूंढना, पकड़ना, जेल में डालना, फिर उसका मुकदमा डिसाइड ही नहीं होगा जब तक कानून नहीं बदला जाएगा। ये रिएक्टिव मेथड खत्म करना चाहिए, प्रोएक्टिव लाना चाहिए। पासपोर्ट भी तो बनवा रहा है। होना यह चाहिए कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अवैध रूप से घुसना यानी 20 साल के लिए जेल, यह पता होना चाहिए। हमारे यहां क्या है, 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है, उसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा है, मिनिमम कितना लिखा ही नहीं है। इसका मतलब जज साहब की मर्जी है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को 6 महीने की सजा दे दे, 9 महीने की दे दे, 1 साल की दे, मैक्सिमम 3 साल दे सकते हैं, क्योंकि 1946 का फॉरेनर एक्ट उससे ज्यादा अलाउ नहीं करता। और सजा तो तब देंगे ना जब उसने जो 8-9 डॉक्यूमेंट बनवा रखा है उस पर कुछ कार्रवाई हो। वो तो 8 डॉक्यूमेंट बनवा लिया, अभी मुंबई में पकड़े गए,
उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट तक था उनके पास, सारे डॉक्यूमेंट थे उनके पास। अगर कम से कम हम परजरी को हम गंभीर अपराध घोषित कर दें, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित कर दें, एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर 5-5 साल सजा शुरू कर दें, तो एक घुसपैठिया पकड़ा जाएगा, उसके पास 5 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो 25 साल सजा तो ऐसे ही हो जाएगी उसकी, और 5 साल अवैध घुसने की हो गई तो 30 साल की हो गई। तब तो खौफ पैदा होगा, तब तो घुसपैठिए, और फिर एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सतयुग एक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। हम लोग सब एनआरसी मांग कर रहे हैं। एनआरसी किस लिए चाहते हैं हम? कि घुसपैठी यहां से निकल जाए। 5-5.5 करोड़ को ढूंढना इतना आसान नहीं है। असम में हुई थी एनआरसी, फेल हो गई, और असम में सर्बानंद सोनोवाल जी की पीआईएल पे ऑर्डर हुआ था एनआरसी करो, और सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे तब वहां की एनआरसी फेल हो गई। क्योंकि जब एनआरसी होने लग गई तो अल्टीमेटली वहां आए कौन? लेखपाल पटवारी आते हैं रजिस्टर चेक करने। रजिस्टर चेक करने आए, उन्होंने 2-2 हज़ार फिर पकड़ा दिया पर हेड, 2-2 हज़ार फिर पर हेड। और वो जो लेखपाल पटवारी रजिस्टर बनाने आते हैं बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया कि भाई जो असम के असली हैं वो तो 2,000 देंगे नहीं, 2,000 कौन देगा? जो घुसपैठी है। उन्होंने जब 2-2 हज़ार दिया तो दिन भर में वो क्या करते थे, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे, जिससे जनसंख्या का बैलेंस बना रहे। तो जब असम की एनआरसी हुई तो पता चला घुसपैठिए भारतीय बन गए, और भारत के लोग क्या बन गए? घुसपैठिए। फिर नया बवाल शुरू हो गया वहां पे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि न फर्जी डॉक्यूमेंट बना, न तो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी हमारे यहां गंभीर अपराध नहीं है, फॉल्सिफिकेशन गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं, सबसे पहले सरकार, ये जो सतयुग एक्ट बना है, कोई जरूरी नहीं इसका नाम सरकार सतयुग एक्ट रखे, अपने हिसाब से जो नाम रख ले, प्रिवेंशन ऑफ परजरी एक्ट रख ले। हम कह रहे नया कानून भी मत बनाए, उसको भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता में ही शामिल कर ले। अल्टीमेटली विशाल जी, ऐसा है क्या कि आपका नाम दिया हुआ होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मेरा यह मानना है कि इस कानून में जो विशाल जी ने मेहनत किया है, कायदे से यह काम लॉ मिनिस्ट्री का है, विशाल जी ने वो काम किया है जो लॉ मिनिस्ट्री को करना चाहिए। ये सतयुग की टीम ने वो काम किया है जो लॉ मिनिस्ट्री को करना चाहिए, लॉ कमीशन को करना चाहिए। अब बने बैठे बैठाए मिल गया है, अब तो केवल लागू करना है। मैं माननीय गृह मंत्री से, माननीय कानून मंत्री से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस पे गंभीरता के साथ विचार करें। चाहे तो नया इसमें चैप्टर, नया कानून बना दें, या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही नया चैप्टर जोड़ दें, जो भी करना है करें। भारतीय साक्ष्य संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ दें, लेकिन तत्काल झूठ को गंभीर अपराध घोषित करें, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित करें, झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित करें, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को गंभीर अपराध घोषित करें, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करें, परजरी को नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल सीरियस ऑफेंस डिक्लेयर करें, जिसमें 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान हो, और मिनिमम 5 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान हो। यह होगा तो मैं 50% ये कह सकता हूं कि भारत के 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस समय भारत में 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। यानी 5 करोड़ परिवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। एक परिवार में एवरेज 5 आदमी मान के चलिए, क्योंकि जब मुकदमा चलता है तो ऐसा थोड़ी जो तारीख पे तारीख जाता है वही टेंशन में होता है, माता पिता भी टेंशन में होते हैं, पत्नी टेंशन में होती है, बच्चे टेंशन में होते हैं। तो यानी 25 से 30 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। और इसके पैरेलल 5 करोड़ मुकदमे और भी चल रहे हैं। वो कहां चल रहा है? तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डीएम के यहां, कमिश्नर के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां। वो चल रहा है वसीयत का मामला, विरासत का मामला, जमीन का मुकाबला, सड़क पे वो क्या बोलते हैं, जो कोई मेड़ किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने चक्रोट कब्जा कर लिया, वो जो अलग मुकदमा चलता है। चूंकि भारत में फर्जी मुकदमा करने का खौफ नहीं है, दबंग आता है किसी के जमीन पे कब्जा कर लेता है और कहता तुम जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम जाओ मुकदमा कर लो। कानून ऐसा होना चाहिए कि
किसी के जमीन पे कब्जा करने के पहले 100 बार आदमी सोचे, उसकी ना रूहें कांप जाए, ऐसा होना चाहिए। मेरे बगल में कर्नल कबोत्रा साहब बैठे हुए, 1971 के वॉर वेटरन है, पाकिस्तान से युद्ध करते समय ये घायल हो गए, भारत माता के लिए ये घायल हुए थे, पाकिस्तान का इन्होंने मुंह तोड़ दिया था उस युद्ध में। और जानते हैं पिछले 20 वर्ष से अपने घर के लिए लड़ रहे हैं, इनके घर पे अवैध कब्जा हो रखा है, 20 वर्ष से लड़ रहे हैं। पठानकोट, पंजाब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा पठानकोट, पठानकोट, ये गोल गोल चक्कर घूम रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये तो कर्नल साहब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कानून को जानते हैं, तब ये गोल गोल घूम रहे हैं पठानकोट से। आप उसको, और चंडीगढ़ फिर भी दूर है यहां से, ये चंडीगढ़ में रहते हैं तो आ जाते हैं, 4-5 घंटे के अंदर आ जाते हैं। आप उसका सोचिए जो दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, 2500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, गांव में रहता है, किसान है, मजदूर है, उसके अगर घर पे कोई कब्जा कर लेगा तो उसके पास कंपनसेट, मतलब उसके यहां समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो दबंग के साथ समझौता करता है। उसकी अगर 1 बीघा जमीन पे कब्जा हो जाता है तो लड़ने की बजाय, कोर्ट में तारीख पे तारीख जाने की बजाय कहता भैया ठीक काम करो, आधा बीघे तुम रख लो, आधा बीघे हम रख लेते हैं। वो शांत जानता है। ये काम सरकारों का नहीं है। दुर्भाग्यवश सरकारें इस मामले में फेल हुई हैं, कानून को मजबूत करने में फेल हुई हैं। और मैंने जैसे कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, शासक का कार्य है धर्म की जय करना और अधर्म का नाश करना। और भारत का संविधान भी यही कहता है, राइट टू जस्टिस इज आवर फंडामेंटल राइट। गरीब से गरीब आदमी का काम है उसको न्याय मिले, और न्याय कितने दिन में मिले? 1 वर्ष में मिले। जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर। इतनी बात मुझे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।